अभी तक एडिशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन HBr पेरोक्साइड एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कि एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस थे। एडिशन का रिवर्स है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में मेनली दो पार्ट अभी कवर हुआ है, एक डिहाइड्रेशन बाय E1 मैकेनिज्म, मेनली क्या है E1 है ना। डिहाइड्रेशन मतलब कोई भी अल्कोहल ले लो और H प्लस हीट ले लो, H प्लस कहाँ से आएगा, H2SO4 या फिर H3PO4 है ना। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में हम लोग HI यूज नहीं करते, बता सकते हो क्यों संकेत? अगर कोई भी अल्कोहल है और उसकी डिहाइड्रेशन करनी है तो ज्यादातर रिएजेंट क्या क्या है, बातें नहीं, इधर देखिए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, हीट है। कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 एंड हीट। कॉन्सेंट्रेटेड HI यूज नहीं कर सकते, रीजन, या HBr यूज नहीं कर सकते अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में। स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये भी है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है, यस नो, है ना। आज देखो माइक नहीं है तो एकदम शांत बैठना है, सुनना है ना, तभी सुनाई देगा लास्ट तक। ये कभी ऐसा कोशिश किया ही नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट आता है। किनके पास एनसीईआरटी है क्लास 12th वाली है ना। इवन अगर आप डिहाइड्रेशन पढ़ोगे एनसीईआरटी से अगर डिहाइड्रेशन पढ़ोगे आप, तो यहाँ पे पता है क्या लिखा है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डेटाबेस बातें याद रखना है। डिहाइड्रेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है और फिर इधर पूरा एक पेज के आसपास है ना। डिहाइड्रेशन, alcohols undergo dehydration, removal of water molecule to form alkene on treating with protic acid, और नाम लिखा है दो ही एसिड का, H2SO4 H3PO4, और catalyze such as anhydrous ZnCl2 and alumina। मतलब दो और भी रिएजेंट एनसीईआरटी ने ही दिया है, ZnCl2 या एल्यूमिना। ये चार रिएजेंट तो एनसीईआरटी ने दे रखा है। इन सब केस में क्या होगा, प्रोपीन प्रोपीन, यहां भी प्रोपीन, यहां भी प्रोपीन। लेकिन हम लोग इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में HI यूज नहीं करते। एनीवन इन द क्लास जो बता सकता है? रिवर्सिबल हो जाता है और I2 बन जाएगा। अच्छा, HBr यूज नहीं करते क्यों? HCl भी यूज नहीं करते क्यों? डिहाइड्रेशन में हम HCl है ना या HI ये सब यूज नहीं करते। हाँ देखो अभी थोड़ा सही आंसर आया। इस केस में पता चलता है कि ये बन जाता है, SN हो जाता है। ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट नहीं है बच्चे, पता है। अगर आप अल्कोहल को HI से रिएक्शन कराओगे तो पहला स्टेप तो फिक्स है कि H प्लस आएगा, वाटर निकलेगा, जैसा कि पहले भी था। इवन H2SO4 में भी यही स्टेप था। अरे यस नो, H3PO4 में भी सेम स्टेप था। बट I माइनस ना बीइंग ए बेटर न्यूक्लियोफाइल रेदर देन बेस, पता चलता है कि दो तरह के बातों में जा सकते हैं। तो ये करा सकते हो और एक क्या कर सकते हो, और पता चला ये मेजर है। समझे क्या बोल रहा हूँ? I माइनस कार्बोकेटाइन से अल्फा, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है वहां से H निकाल के अल्कीन बना सकता था, लेकिन I माइनस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन बेस। इसीलिए आप कभी भी एलिमिनेशन कराओगे, डिहाइड्रेशन कराओगे अल्कोहल का, तो ये दोनों एसिड ही यूज करो, देन इवन मैकेनिज्म से हो जाएगा। और तो और एनसीईआरटी में एक डेटा दिया है जो आपको याद रखना चाहिए कि सेकेंडरी अगर अल्कोहल है तो यहां दिखा है 85% H3PO4 सेकेंडरी में,
और 440 केल्विन है। और यही अगर तुम टर्सरी अल्कोहल लेते हो, है ना, एनसीईआरटी का डेटा याद रखना चाहिए बच्चे, पता चला ये डेटा भी पूछा जा रहा है। तो 20% H3PO4 चाहिए और टेम्परेचर भी 358 चाहिए बस। तो यहाँ एलिमिनेशन होके ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसीलिए मैं इसको अलग से लिख के रख देता हूँ। पता चला कि आपको, और आपको पता है ना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री का ज्यादा होगा, 3 डिग्री जल्दी डिहाइड्रेट होगा ना, बोलो। तो उस केस में डाइल्यूट बेस भी चल रहा है, 20% बेस भी चल रहा है, टेम्परेचर भी कम कर दिया, बेस की क्वांटिटी, सॉरी एसिड की क्वांटिटी भी कम कर दी। डाइल्यूट एसिड यहाँ देखो ना, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में, है ना, 2 डिग्री में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और 3 डिग्री में क्लियर हो रहा है। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, मुझे लगता है याद रखना चाहिए। और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ये भी लिखा हुआ है। एक और यहीं पे बात है जो हम लोग ईथर चैप्टर में पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो भी याद रख लीजिए अभी, ऑल्दो मैं उसको सब्स्टिट्यूशन में क्लियर कर दूंगा, लेकिन एक और पार्ट है जो मैं चाहता हूं आप याद कर लीजिए, है। क्या वो पार्ट है? हाँ, होता क्या है, ये रिएक्शन दिया हुआ एनसीईआरटी ने, इथेनॉल, एनसीईआरटी का लाइन है ये, मैं ईथर चैप्टर जहां स्टार्ट हो रहा है ना, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, वहीं पे ये लाइन है कि अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, मैं लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स, प्रोटिक एसिड में एच भी आता है, लेकिन यहाँ नाम लिखा है किसका, H3PO4 and H2SO4, द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। अब बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 and 443 केल्विन। अगर ये कंडीशन है तो आपको इथीन बनानी है, आपको क्या बनानी है, इथीन। कंडीशन पे खेल रहे हैं, बता रहा हूं, तो एनसीईआरटी इस लेवल पे रटना पड़ेगा। और यही अगर थोड़ा कम टेम्परेचर यूज करो, S3 H2SO4 यूज करो, बट 413 केल्विन यूज करो, 413, तो इस केस में प्रोडक्ट है डाई इथाइल ईथर। अब ये बन कैसे गया, तो इस पर डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अल्कोहल है और H2SO4 है तो अल्कीन नहीं बनाते। एक ऐसा केस है जहां पे ईथर भी बनाते हैं। अच्छा, कोई भी अल्कोहल है और किसी भी प्रोटिक एसिड से भी अल्कीन नहीं बनाते। दो बातें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश किया है कि अल्कोहल है, ये दोनों एसिड है तो हो ही जाएगा। ये सब पता है, इन सब की मैकेनिज्म थोड़ी अलग होती है और वो आपके सिलेबस में है नहीं। इनकी मैकेनिज्म सेम है, E1 मतलब क्या, पहले ये वाली जो उधर लिख दिया है ऐसा वाला, ये हटा, यहाँ प्लस आया, फिर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, E1 ऑफ RX भी हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। तो जस्ट अल्कोहल एनसीईआरटी से थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं। अच्छा, ये जो बना है ना बच्चे 413 पे, उसकी मैकेनिज्म भी यहाँ पे दी हुई है 3 स्टेप में एनसीईआरटी ने। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इथेनॉल को जब H2SO4 से पास करा रहे हैं स्लाइटली लोअर टेम्परेचर पे, तो एलिमिनेशन नहीं होकर ईथर क्यों बन जा रहा है, उसके 3 स्टेप्स हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है, तो जरूर आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो अभी कुछ कुछ बातें यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा गया है, उसको लिख लीजिए। ऐसे ही आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अल्कोहल में जगह है उधर लिख दो, क्योंकि एनसीईआरटी तो रीड करनी पड़ेगी अच्छे से। फिर मैं E2 शुरू करूंगा, E2 वाले जगह पे मत लिखो, E2 का की पॉइंट्स हमने लिखना शुरू किया था, है ना, E2 का की पॉइंट लिखना शुरू किया था। इसका मैकेनिज्म रफली एनसीईआरटी से देख सकते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्कस भी कर देता हूँ ईथर कैसे बनता है। थोड़ा सा ना एनसीईआरटी में इस लेवल पे टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे काम करना पड़ेगा,
यू नेवर नो कि वो डेटा भी पूछ रहा है। मतलब एनसीईआरटी तो करना ही पड़ेगा, बाहर नहीं, लेकिन एनसीईआरटी तो करना ही पड़ेगा। इसका जो मैकेनिज्म है बच्चे, ए साइलेंस, सबसे पहले क्या होगा, किसका मैकेनिज्म बात कर रहा हूं, ईथर कैसे बना उसका, है ना, वो ईथर। तो सबसे पहले जैसे ये प्रोटोनेट होगा, रिवर्सिबली मानो, पता है ये जो अल्कोहल होता है ना, वो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बार प्रोटोनेट करने के बाद स्लाइटली गुड हो जाता है। अब ये बॉन्ड टूटने की एबिलिटी ज्यादा है, ये वाली बॉन्ड। तो ऑक्सोनियम आयन बना नेक्स्ट स्टेप में, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, थोड़ा समझा देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वहां पे थोड़ा और जो अल्कोहल है, अदर अल्कोहल, देखो रिएक्शन मिक्सचर में अब दो चीजें हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी है ऑक्सोनियम आयन, और नॉर्मल अल्कोहल भी है, अनप्रोटोनेटेड भी है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इस पे अटैक करा के इसको निकालना है। समझ गए? तो माइनस वाटर, और एक H प्लस इसका भी हटा ही दो, क्योंकि जैसे इस पे अटैक करेगा, या फिर ऐसे सोचो, ये हटा तो यहाँ प्लस, और ये H प्लस हटा तो यहाँ माइनस, तो O माइनस और C प्लस क्या बन जाएगा, देखो वो लास्ट स्टेप डिप्रोटोनेशन है, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे दो चीजें निकली, क्या क्या बताओ, एक तो वाटर निकला, उसके से यहाँ प्लस आया, और ये H प्लस निकला तो यहाँ माइनस आया। फिर ये इथॉक्साइड आयन एंड इथाइल कार्बोकेटायन को जोड़ दिया, दैट्स वाई ईथर। लेकिन ये पूरा कांड कौन सा टेम्परेचर पे, 413 केल्विन पे। यहाँ पे 419 नहीं है, 413 है, लिख लेना। लो टेम्परेचर पे ईथर, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन ही होगा। यहाँ पे 443 पे इथीन ही बना है, अब देखो, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी बोल रहा था पढ़ने, वहां पे मैंने लिखा भी दिया। हाँ नहीं नहीं, रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या है, इथाइल अल्कोहल है और थोड़ा बहुत H प्लस डाल दिया लो टेम्परेचर पे, H प्लस डाल दिया और टेम्परेचर 413 है, ये कंडीशन है। तो अगर मान लो ये 100 है, तो ये 50 ही डाला, ऐसे समझो, तो रिएक्शन मिक्सचर में ये 50 बच जाएगा और वो 50 भी रहेगा। समझ गए? तो ये कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन करके एनसीईआरटी ने शायद नाम लिखा है ना, कुछ है क्या ऐसा नाम, देखो तो, विलियंसम, नहीं यहाँ पे वो वाला नहीं, इसमें इसमें कहीं कुछ लिखा है, अच्छा इसमें लिखा है क्लियरली, एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये SN1 पाथवे है जी। इसका मतलब है कि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये कार्बोकेटायन बना, एक बातें नहीं, ये वाले पाथ में SN2 भी नहीं लिखा है, SN1 लिखा है, मतलब ये हटा, कार्बोकेटायन बना और फिर उस पे अटैक हुई, है ना। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइन में लिखा है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली। एक और बात यहाँ पे अंडरलाइन है कि इस मेथड में प्राइमरी अल्काइल या प्राइमरी अल्कोहल ही होना चाहिए। द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर केप्ट लो। एनसीईआरटी का लाइन है यहाँ के लिए, नहीं वही तो बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी ने SN1 लिखा है ना। Otherwise the reaction favors, एक मिनट, otherwise the reaction favors the formation of alkene, लिखा है the reaction follows SN1 pathway when alcohol is, अच्छा नहीं, इसको सही कर लेना है, हाँ हाँ ठीक है, माई मिस्टेक। अल्कोहल सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होगा तो SN1 के थ्रू होगा, और ये प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, SN2 के थ्रू हो रहा है, इसको सही कर लिया। अल्कोहल का SN1 SN2 में ये ऐसे बताने वाला भी था, लेकिन अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो इस बात को डिस्कस कर दिया। The dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful as elimination competes over substitution as a sequence alkenes are formed easily। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी का लाइन ये वाला पार्ट,
कि अगर आप ये टेम्परेचर ही लेते हो लेकिन अगर सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है तो पता चला एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मेजर है। मतलब आप अगर आप ईथर बनाना चाहते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल लेना है, ये पार्ट लेस हिंडर्ड लेना है। क्या बोल रहे समझ गए? अगर आपने सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल लिया H2SO4 और लो टेम्परेचर लिया तो भी अल्कीन ही बनता है, ऐसा एनसीईआरटी बोल रहा है। वहां पर ऐसा नहीं कि ईथर नहीं बनेगा लेकिन वो कम होगा और ईथर वहां पर SN1 से बन जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, ये वाला पार्ट लेस हिंडर्ड है, तब जाके इस कंडीशन में ईथर बनता है SN2 के थ्रू। अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल लेते हो और यही कंडीशन लेते हो तो अल्कीन ही मेजर होगा, वहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा SN1 के थ्रू लेकिन वो माइनर होगा। क्या बोला समझ में आया? बोलो। देखो डिहाइड्रेशन ऐसे भी टर्सरी अल्कोहल का फास्ट होता है सेकेंडरी, और सबसे स्लो किसका होता है? प्राइमरी। तो वहां पे ऐसा लिखा है लाइन, जो है वही लाइन मैं पढ़ देता हूं एक बार कि however the dehydration of secondary and tertiary alcohols to give corresponding ether is unsuccessful as elimination competes over substitution। ऐसा लिख दिया है, समझ गए? नहीं, टर्बिडिटी तो लूकस रिएजेंट वगैरह में होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा पार्ट कहाँ लिखना था बच्चे? अल्कोहल वाले पार्ट में है ना। फिर से हम आ जाते हैं अब E2 ऑफ RX में। लास्ट क्लास E2 ऑफ RX में एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन के बारे में बात किया था, याद है क्या? E2 ऑफ RX एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन याद है सबको? ओके, फिर से हेडिंग देता हूं, जो पार्ट पढ़ाया था E2 ऑफ RX उसको समझा देता हूं फिर से। मैंने बोला था कि अगर आप अल्काइल हैलाइड लेते हो और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, स्ट्रॉन्ग बेस में वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की बात करी थी। एक बार जस्ट रिपीट करता हूं, आपको याद है अल्काइल हैलाइड का अगर इवन बात करें तो पहले हेलोजन गया था, कार्बोकेटायन बना था, फिर रीअरेंज हुआ था, फिर हाइड्रोजन गया था। उस पर क्वेश्चन भी किया हमने लास्ट क्लास में, ध्यान में। अगर अल्काइल हैलाइड का E2 का बात करें, दोनों साथ में जा रहा है, और लास्ट क्लास में शायद ये लिख के भी भेजा था कि दोनों साथ में कैसे जा रहा है, एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन था, है ना। जो आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो, दैट स्ट्रॉन्ग बेस है ना, अल्फा बीटा, बीटा कार्बन से H को निकालेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये सब साथ में हो रहा है, याद है। और बड़ा सिंपल है, एक स्टेप के अंदर आप अल्कीन लिख दोगे, एक स्टेप के अंदर आप अल्कीन लिख दोगे। बस इतना ध्यान रखना है कि पहला स्टेप में अगर अल्फा और बीटा हाइड्रोजन का बहुत सारा ऑप्शन है, अभी लिखा दूंगा मैं, जरूरी नहीं है ना कि हेलोजन के बगल में एक ही कार्बन होगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में एक ही कार्बन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार क्या होगा, अल्फा और बीटा कार्बन का बहुत सारा ऑप्शंस होंगे, तो वो बीटा कार्बन से H हटा देना जो स्टेबल अल्कीन देगा, एंड उसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर होगा। मैं क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करता हूँ। इसमें आपने देखा था क्या TS बना था? कैसा TS बना था, याद है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, राइट? ये दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, लास्ट क्लास लिख के भेजा था, ध्यान देना। और यहां जो बेस था, बेस और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है और ये भी बॉन्ड बन रहा है, यही तो TS है। और ये क्लियर किया था कि एंटी पेरीप्लेनर कंडीशंस है। व्हाट इज एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन? अल्फा कार्बन पे हेलोजन और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अपोजिट होगा 180 डिग्री पे, और ये पूरा पार्ट एक प्लेन में होगा, ये वाला पार्ट।
ऑन द बोर्ड होगा। ये हाइड्रोजन कौन कौन सा पार्ट ऑन द बोर्ड है? ये पूरा पार्ट ऑन द बोर्ड है और एंटी भी है। ठीक है, सो दोनों साथ में इस तरह से चला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। फिर की पॉइंट्स आ गए थे तुरंत। देखो इसके की पॉइंट्स कम हैं क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स में हमने क्या बोला था? टीएस फॉर्म्ड, राइट, लिखा था ना। अच्छा, दूसरा मैंने रेट में ऐसे लिख दिया था के अल्कीन, पहला स्टेप ही आरडीएस है बच्चे, तो बेस का भी हमें जरूरत पड़ता है, इसीलिए मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर 2 होता है, एंड दैट्स व्हाई E2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन, है ना। ऑल्सो C plus is not formed, नहीं, so no rearrangement, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, रिएजेंट में क्या चाहिए? और इसमें लिखाया था NaNH2। देखो यहाँ जो बेस है ना बच्चे, वो NH2 माइनस है। बेस क्या है यहाँ पर? NH2 माइनस है। उसके बाद हमने बोला था एल्कोहलिक KOH, समझे। देखो एल्कोहलिक KOH का मतलब यहाँ पे सिंपली होता है कि KOH एंड अल्कोहल यूज करना है आपको। क्या यूज करना है? और पता है ये दोनों रिएक्ट करके ना RO माइनस ही एक्चुअल में बेस है। एल्कोहलिक KOH अगर लिखा है तो वहां पे बेस एक्चुअल में RO माइनस ही है ना। अनमोल, तुम्हारा नाम अनमोल है क्या? और वेदांत कहाँ रह गया? शायद फ्राइडे भी नहीं आया था वो। तुम दोनों फ्राइडे नहीं आए थे पहला लेक्चर। फ्राइडे बोल रहा हूँ, थर्सडे दोनों नहीं आए थे पहला लेक्चर। क्यों क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ। और उसको ठीक। अच्छा, ये बहुत लोगों को ना ये नहीं पता होता जनरली कि अल्कोहलिक KOH में बेस क्या है। लोगों को लगता है KOH बेस है। अल्कोहलिक KOH में बेस क्या है? RO माइनस। अल्कोहलिक KOH में बेस क्या है? RO माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, ऐसे वहां पे शायद रिएक्शन सही से दिख नहीं रहा है। देखो तुमने क्या यूज किया? KOH एंड ROH यूज किया, तो ये बेस ना इस हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा, तो बना देगा क्या? वाटर। तो बचा क्या? RO माइनस K प्लस। K प्लस तो यूजलेस है, नहीं। अच्छा, कभी कभी बेस ना कोई नॉर्मल एल्कोक्साइड आयन वगैरह भी यूज कर सकते हो। सोडियम एल्कोक्साइड, आया समझ में? एल्कोहलिक KOH कल ऐसे बोल रहा था ना, बेवड़ा KOH, ऐसे ही रटना है, रिएक्शन फिक्स्ड है। ठीक है, ये वाला पार्ट हटाता हूं इधर, ये कल बता ही दिया था। देखिए बेस में आप ये ले सकते हो, ये सारे बेस हैं, है ना। आपको ये सारे रिएजेंट अगर दिख गया तो आप एलिमिनेशन के बारे में ज्यादा सोचना, ऑल्दो ये क्लैरिटी सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने के बाद आ जाएगा आपको। एक टॉपिक होगा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। अभी एलिमिनेशन अच्छे से सीखो। कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जो एलिमिनेशन भी करा देता है और सब्स्टिट्यूशन भी करा देता है, उसमें ये सब का नाम आता है। ये सब E2 भी करा सकता है, E2 ऑफ RX भी करा सकता है, आगे सिखाएंगे SN2 ऑफ RX भी करा सकता है। तो थोड़ा डेंजरस रिएजेंट है ये, आगे चल के इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे हम लोग। लेकिन मैं बताऊं, इन दोनों में डाउट नहीं है। अगर NaNH2 है और ये है तो आप एलिमिनेशन ही कराना, डाउट नहीं। क्लियर है? एक टॉपिक रहेगा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, उसमें बहुत अच्छे से सीख जाएंगे इस बात को। कुछ ऐसे रिएजेंट हैं, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, जो अल्काइल हैलाइड के साथ
सब्स्टिट्यूशन करने का भी पावर रखता है। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में क्लियर करूंगा मैं, है ना। तो बेस समझ में आ गया कि कौन सा बेस यूज करना है जी। कुछ नहीं तो अगर मान लो OH माइनस एंड हीट दिया है तो वो भी बोल सकते हैं कि ठीक है बेस ही है। डायरेक्टली OH माइनस हीट दे दिया है तो क्या बोल सकते हैं, बेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ना, हेलोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन must be in anti-periplanar. एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन लिख लो, एंटी पेरीप्लेनर। कौन कौन सा एंटी पेरीप्लेनर, हेलोजन, हेलोजन एट अल्फा कार्बन, एट अल्फा कार्बन, खुद अल्फा कार्बन भी, बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन, और ऑब्वियसली बेस भी रहेगा। बेस जो है बीटा हाइड्रोजन को निकाल रहा है तो वो भी अपोजिट साइड ही रहने वाला है ना। मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर। इधर हटा दें, यहां तक तो कल ही लिखे थे हम लोग, थर्सडे, ये वाला पार्ट। ओके, नाउ अगर आपके पास अब देखो एक पॉइंट मैं इस तरह से क्लियर करता हूं कि आपके पास अगर 2 बीटा कार्बन का ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ब्रोमीन बीच में है, हमें अल्कोहलिक केवस दिख रहा है तो हमें तो पता है कि E2 करानी है। क्या E2 का क्या है, बेसिक स्टोरी क्या है E2 का, H और X साथ में जाएगा, है ना। लेकिन H कहां से जाएगा और X कहां से जाएगा, ऑब्वियसली जहां X है वहीं से तो X जाएगा, जिस कार्बन पे हेलोजन है वहां से X जाएगा, और जस्ट उसके बगल वाले कार्बन से H जाएगा, जिसको अगर मैं इसको अल्फा बोलूं तो अब यहाँ बीटा का 2 ऑप्शन है, देखो तो ध्यान से सुनना, 2 ऑप्शन है। अगर इसको और इसको हटा दिया तो इधर पाई बॉन्ड आएगा, और इसको और इसको हटा दिया तो पाई बॉन्ड यहां आएगा। जब आपके पास ऐसे कंफ्यूजन हो जाए कि E2 के थ्रू भी 2 अल्कीन बनता हुआ दिखे, तो सिंपल आपको मेजर प्रोडक्ट किसको बोलना है, दोनों अल्कीन बना दो क्या। पहला अल्कीन अगर E2 के थ्रू बनाओगे तो शायद ये बनेगा, देखो तो ये और ये हटाया, और अगर मान लो इधर वाले हाइड्रोजन ने हटा के इसको हटाता बेस, तो फिर ये तो ऐसे ही रहने देते बच्चे, इधर आ जाता। बोलो, अगर कोर E2 चल रहा है ना, ताली बजा दो यार एक बार। इधर आ, इधर आ, तू इधर आ, उतना तकलीफ मत कर, यहाँ बैठ। अरे इधर आओ, 5 ऑलरेडी बैठे हुए वहां पे, सब बैठने दे उधर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअली इवन सीबी भी होता है। अगर इस केस में बहुत बल्कि बेस यूज करते हैं तो ये मेजर हो जाता है, फिर आगे चल के मैं क्लियर करूंगा, हॉफमैन मेजर हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल E2 रिएक्शन है, नॉर्मल E2 रिएक्शन मतलब बेस बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है, एल्कोहलिक केवच लिखा है, इथॉक्साइड लिखा है, मिथॉक्साइड लिखा है, या NaNH2 लिखा है, ये सब, ये दोनों लिख दिया है, या ये सब लिख दिया है, इसको बोलते हैं कोर रिएजेंट फॉर E2, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर E2, लेस क्राउडेड भी है, लेस क्राउडेड भी है। तो मैंने तो अल्कोहलिक केवच लिया है,
अगर ऐसा हो जाए, आपको दो अल्कीन बनता हुआ दिखे, तो मेजर आप मोर स्टेबल अल्कीन को बोल देना. Now this alkene is most crowded, having alpha hydrogen 9 hyperconjugation. So that's why that is more stable. है ना? अभी हॉफमैन में मैं कंडीशन लिखा दूंगा. मतलब E2 में क्या पॉइंट है? E2 फेवर्स, है ना, सेटजेफ अल्कीन. सेटजेफ अल्कीन. अगर कोर E2 है, और कोर E2 किसके केस में होता है? कौन से बेस के केस में? मैंने यहां पे क्लियर किया है. NaNH2, एल्कोहलिक KOH, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड. जनरली इन सब के केस में कोर E2 होता है. कोर E2 मतलब अब दोनों साथ में जाएगा, क्राउडेड अल्कीन बनेगा. हाँ, तो हॉफमैन होगा, मैं लिखा दूंगा अभी. मतलब वहां पे इवन सी भी मैकेनिज्म चलने लगता है. फिर एंटी प्लेनर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना. हाँ जी. अच्छा, 7th पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है, रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन फॉर E2. अब मैं देखता हूं इसका आंसर कौन सही कर रहा है. बताना है रेट ऑफ E2. टर्सरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. अच्छा, रेट ऑफ E1 पूछता तब तो आंसर था आपके पास. E1 याद करो, E1 ऑफ RX लास्ट क्लास पढ़ा था. क्या था E1? अरे नहीं यार, E1 कार्बोकेटायन बनता था ना. फिर स्टेबल द कार्बोकेटायन फॉर्म फास्टर E1. अरे ऐसा नो. तो बताओ रेट ऑफ E1 क्या होगा? उधर की पॉइंट में नहीं लिखा है, लेकिन बताओ तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना. 3:1. अरे जो अल्कोहल का है वही रहेगा ना. अल्कोहल टर्सरी E1 पहले देता है कि नहीं? तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड भी E1 पहले देगा. E1 वाले जगह में कहीं लिख के रख, भूल जाएगा फिर. E1 जहां पढ़ाया था ना की पॉइंट्स, उधर लिख के रख. रेट ऑफ E1 क्या लिखना है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी? E1 जहां क्वेश्चन किया ना बहुत सारा, उधर लिख के रख ले कहीं पे. जस्ट लाइक अल्कोहल है ना, जस्ट लाइक अल्कोहल. ठीक है. रेट ऑफ E1 ऑफ RX डिपेंड्स ऑन. तो E1 पूछ लिया तब तो डाउट ही नहीं है, लेकिन मैं अभी तो E2 पूछ रहा हूं. E2 का भी सेम ऑर्डर है, ये रट के रखना है. क्राउडिंग का कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे. क्राउडेड कार्बन पे हेलोजन है, जाएगा यहां से, हाइड्रोजन जाएगा, पाई बॉन्ड आएगा. हाई टेम्परेचर पे हो रहा है ना, तो क्राउडिंग का उतना टेंशन नहीं है. वो अल्काइल हैलाइड जो स्टेबल अल्कीन बनाएगा, वो E2 भी पहले देगा. तो बताओ यहां पे अल्कीन जो बनेगा आइसोब्यूटीन बनेगा, यहां पे प्रोपीन बनेगा. ऐसे वहां भी प्रोपीन ही बन रहा है ना. यहाँ पे एक कार्बन और ले लेता हूं, चलो अब सही, ताकि स्टेबिलिटी का अंतर तो पता चले. यहाँ पे 2 ब्यूटीन, वहां प्रोपीन. गुड टू गो. बोलिए, आ रहा है समझ में? लिख के रखिए इसको. फिर कम से कम E1 ऑफ RX और E2 ऑफ RX में एक सिमिलैरिटी आ गया. क्या सिमिलैरिटी आ गया? रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन दोनों 3:1 चलता है. हाँ, एक डिसिमिलैरिटी बताओ रिएजेंट को लेके. कल ही बताया था न्यूट्रल वीक बेस, और यहां तो आपने देखा E2 में स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. तो यहां भी प्रोडक्ट क्या बनाना है बच्चे? अल्कीन. कौन सा अल्कीन? सेटजेफ अल्कीन. कौन सा अल्कीन? सेटजेफ अल्कीन, है ना. ठीक है. अब चलो इसके क्वेश्चंस करेंगे.
देखो इधर जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना 14 क्वेश्चंस, ये सारे E2 के ही हैं मोस्टली। अभी तक जो 7-8 पॉइंट्स आपने E2 के सीखे हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी कंडीशन फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन भी पढ़ लेंगे, फिर कंजुगेटिव एलिमिनेशन भी पढ़ना है, फिर डी हैलोजिनेशन भी पढ़ना है। ओके, पहले इस पे बात कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ, जितने भी रिएजेंट है क्या स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, वीक बेस दिख रहा है? हर जगह पे अल्कोहलिक KOH वगैरह ही हर जगह पे। इथॉक्साइड हीट दे दिया तो हीट, इथॉक्साइड के साथ हीट सिंबल है, मतलब एलिमिनेशन के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहां पे देखो अल्फा एंड बीटा हाइड्रोजन का एक ही ऑप्शन है, तो इथीन बना दो, कोई डाउट ही नहीं है। अल्फा बीटा का यहाँ पे एक ऑप्शन, दो ऑप्शन है बीटा, लेकिन बीटा एक जैसा ही है। बीटा का दो ऑप्शन है, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल ऑप्शन है बीटा का। प्रोपीन बना दो। यहां पे देख, यहां पे सीख जाओगे अल्फा बीटा बीटा, देखा? बीटा का दो ऑप्शन है। अब अभी जो 6 पॉइंट लिखाया था उसके हिसाब से सोचो, इधर अगर हम पाई बॉन्ड बनाएंगे और इधर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो देख लो, है ना? कभी कभी देखा जाता है कि पता चलता है बेस के हिसाब से 80% या 20% दोनों ही बनते हैं E2 में, बट ज्यादा फिर से मेजर वो जो स्टेबल अल्कीन है, क्राउडेड अल्कीन है। यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, रीअरेंजमेंट का तो चक्कर है ही नहीं। बीटा का एक ही ऑप्शन है, अल्फा कार्बन पे हेलोजन है आयोडीन, आइसोब्यूटीन। यहाँ एलिमिनेशन ही नहीं होगा। क्यों? अल्फा बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है ना, बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है, बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है। E2 तो नहीं होगा फॉर श्योर, है ना? क्या हो सकता है वो बाद में देखते हैं। यहाँ क्या है, अल्फा और यहाँ पे बीटा, यहाँ बीटा का ऑप्शन है। ये तो अच्छा अल्किन बन गया जी, मोस्ट क्राउडेड। 12 अल्फा हाइड्रोजन, देखो तो, नहीं 12 अल्फा हाइड्रोजन, देख रहा है? मिथाइल मिथाइल 4 मिथाइल है, देखो। इस वाले में अल्फा बीटा, बीटा यहाँ दो ऑप्शन है बच्चे, फिर से बीटा का दो ऑप्शन है, लेकिन इधर पाई बॉन्ड बनाओगे तो वो ज्यादा सही दिखने लग रहा है, नहीं? यहां से H, यहां से Br, और ये Br और ये H हटाओगे तो माइनर में थोड़ा बहुत आप चाहो तो ये लिख सकते हो, सीख जाओ। हाँ, देखो SN2 तो क्राउडिंग इतना ज्यादा है कि वो भी अवॉइड करेंगे। हाँ, लेकिन अल्फा कार्बन जो बीटा कार्बन है उस पे टर्सरी ग्रुप है ना SN2, तो थोड़ा दिक्कत आएगी। और तुम बेस भी यूज कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? समझ गए ना? तो कुछ मत कराओ, नो रिएक्शन ऐसे लिख दो। इस वाले में बताओ देख रहे, मैं बोलूं E2 ऑफ RX तो बहुत ही सिंपल है जी, कार्बोकेटाइन बनाने नहीं। हाँ, अल्फा बीटा बीटा, दो ऑप्शन है बीटा का, देखो तो यहाँ पे दोनों अच्छे खासे बनेंगे। बीटा का दो ऑप्शन है, ये बना दिया तो अल्फा एक ही बनेगा ना, दो ऑप्शन है लेकिन सिमेट्रिकल है, एक ही प्रोडक्ट बनाओ। दो ऑप्शन है बट सिमेट्री है, तो एक ही प्रोडक्ट बनाओ, 2 पेंटीन। इस वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है, अल्फा बीटा, यहां भी बीटा है लेकिन सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी पाई बॉन्ड बना दो, देखो, गुड टू गो। ओके, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चंस के थ्रू तो पक्का थ्योरी क्लियर हो जाना E2 का। इस वाले में देखो अल्फा बीटा बीटा और ये भी बीटा, दो बीटा तो सेम है, देखो तो,
क्यों इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं, अब समझ में आ रहा है? माइनर में थोड़ा बहुत ये लिख दो, मेजर क्राउडेड अल्कीन लिखना। माइनर क्या है समझ में आ गया सब लोगों को? बोलिए। ठीक है। हाँ, इसमें देखो ये तो अल्फा है, अब गौर करना है यहाँ पे, ये तुम्हारा बिलो द प्लेन है, सॉरी एबव द प्लेन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है इस बीटा पे, और इधर भी दो हाइड्रोजन है बच्चे, वो भी बिलो द प्लेन है, एक बिलो द एक एबव द प्लेन है। एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन, अगर ये एबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन वाला हाइड्रोजन जाएगा, और इधर में से इन दोनों में भी यही जाएगा। समझ गए? तो मेजर प्रोडक्ट आप यहां पाई बॉन्ड दिखा दो या फिर इधर पाई बॉन्ड दिखा, लेकिन मेजर ये लिख देना, यहां पर भी मेजर ये है। इस वाले में बता सकते हो डी जाएगा या एच जाएगा, इधर तो है ही नहीं। अल्फा बीटा और बीटा, देखो इधर वाले बीटा में हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर वाले बीटा में हाइड्रोजन तो एबव द प्लेन है और ब्रोमीन भी एबव द प्लेन है, दोनों सेम साइड से। अरे ऐसा नो, क्या हो जाएगा? डी जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी है सबको? नहीं, सी एच बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, उसी को ले जाना, सी डी बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है। अच्छा, ये वाला भी अच्छा सवाल है जी। अल्फा तो फिक्स हो गया, बीटा, बीटा एंड बीटा, ये सवाल आया हुआ है किसी ना किसी कंपटीशन में, ये सवाल, ये दोनों ही सवाल आया हुआ है, ये दोनों सवाल आए हुए हैं। बताओ। क्या? हाँ, ये दोनों तो आइडेंटिकल है ना। यहां से अगर H हटाते हो तो आपको जो अल्कीन मिलेगा ना, उसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होगी। देखो ये फायदा हो गया, देखो ना, अगर यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर जाएगा, क्राउडेड भी। मेजर यही लिखना। माइनर में थोड़ा बहुत क्या लिख सकते हो, माइनर में आप ये लिख सकते हो थोड़ा बहुत, दिस इज माइनर, दिस इज माइनर, दिस इज मेजर। ये लास्ट वाला भी बड़ा उसी टाइप का अंदाज में सवाल है, बताओ। अल्फा बीटा बीटा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, नीट के लिए तो फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा सेटजेफ के चक्कर में रहते हो, और सही आंसर है कि आपको क्राउडेड अल्कीन नहीं बनाने, आपको स्टेबल अल्कीन बनाने। अगर कॉन्जुगेटेड बने तो वो पक्का बना दो, कॉन्जुगेटेड बने तो वो जल्दी बनाओ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे। हाँ ऐसा ना, ये ज्यादा बॉन्ड हो गया क्या इसका, गलत दिखा दिया ना, अब सही है राइट। ये मेजर है, लिख के रख लो। अगेन बोल रहा हूँ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, E2 से अगर आ गया सवाल तो ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इतने क्वेश्चंस के बाद क्या एक स्टोरी बन रहा है E2 का? क्या आप अल्काइल हैलाइड देखो और स्ट्रॉन्ग बेस देखो, क्या स्टोरी बन रही है E2 का? स्ट्रॉन्ग बेस और अल्काइल हैलाइड होना चाहिए तुरंत। जहां हेलोजन है वो अल्फा कार्बन है, सारे बीटा कार्बन को नोट करो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन हटा के जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है सब बना दो पहले,
फिर देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, वही मेजर हो जाएगी। बोलो, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वो मेजर हो जाएगी। यस या नो? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, लेट मत करो। सब लोग डन? वो जो क्वेश्चन है ना थर्ड वाला, अगर मान लो थर्ड वाले में जो बना है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, पीआई है। रेजियो सेलेक्टिव मतलब दो प्रोडक्ट बनना चाहिए, दोनों आपस में पीआई होना चाहिए और अनइक्वल अमाउंट में होना चाहिए। अभी तो सिखाया ना ये, रेजियो सेलेक्टिव को भी बोले थे, क्या बोलना है? करेंगे कल 4 क्लास 2 क्लास वही करने वाले हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो बोर्ड पे वो सारे क्या है? अल्काइल हैलाइड के केमिकल रिएक्शंस हैं और प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के लिए बड़ा फेमस रिएक्शन है। ओके, लिखिए। कंडीशन फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन, कंडीशन फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो E1CB ऑफ RX। कंडीशन फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन, कंडीशन फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन E1CB of RX। साइलेंस। पहला कंडीशन देखो क्या है, when leaving group is poor। ऐसा देखा गया बच्चे कि अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है और एल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट ये था, माइनर ये था, मेजर माइनर। क्लोरीन क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। एक यहाँ पे वर्ड सिखा देता हूँ, रेजियो सेलेक्टिव करके वर्ड है। अगर प्रोडक्ट दो अलग बने, दो प्रोडक्ट बने और दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, ये दोनों आपस में ना पोजिशनल आइसोमर है, 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन। दो प्रोडक्ट बने या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने और वो आपस में क्या हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, और दोनों प्रोडक्ट अनइक्वल अमाउंट में बने, तो उसको बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रेजियो सेलेक्टिव। हालांकि अभी ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर बात नहीं करो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिविंग ग्रुप पुअर होने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन यूज कर लेते, आप यहाँ पे अगर फ्लोरीन यूज कर लेते और सेम अल्कोहलिक KOH रखते तो चीजें बदल जाती, मेजर प्रोडक्ट ये हो जाता, माइनर ये हो जाता। पुअर लिविंग ग्रुप ये माइनर हो गया, मतलब यहाँ 80% 2 ब्यूटीन है, 20% 1 ब्यूटीन, यहाँ उल्टा हो जाता। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये सब क्या क्या कहलाता है, गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप ये कहलाता है पुअर लिविंग ग्रुप। समझे? हालांकि पुअर लिविंग ग्रुप का लिस्ट और भी है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये क्वेश्चन तो जरूर याद रखो कि अगर 2 फ्लोरो ब्यूटेन आ गया और कोई भी E2 वाला ही बेस आ गया, कोई भी बेस E2 वाला जितना बेस है सब यह रख सकते हो, NaNH2, अल्कोहलिक KOH, RO माइनस। पता है अच्छी बात है, E1CB और E2 में बेस सेम होता है। E1CB एंड E2 में बेस सेम होता है। E1CB में बेस इनफैक्ट कभी कभी कोशिश करते क्राउडेड रहे तो बेस्ट है, क्राउडेड, लेकिन वही सारे बेस होंगे जो हमने E2 में यूज किया।
रिएजेंट सेम है। अगर लिविंग ग्रुप पुअर है तो सेटजेफ मेजर नहीं है, दिख रहा है? मेजर कौन है? हॉफमैन। लेस क्राउडेड अल्कीन को बोलते हैं हॉफमैन, और जो क्राउडेड अल्कीन होता है उसको बोलते हैं सेटजेफ, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। ये कैसा एलिमिनेशन है? ये सेटजेफ एलिमिनेशन है, लेकिन ये कैसा एलिमिनेशन है? हॉफमैन। गुड टू गो। फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब ऐसा क्या बदलाव आ गया कि अगर लिविंग ग्रुप अच्छा था तो एक्चुअल में मैकेनिज्म जो हुआ है वो हुआ है E2। मैकेनिज्म E2 है, दोनों साथ में गया, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन साथ में गया। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप पुअर है ना, तो जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअल में E1CB है। थोड़ा बहुत E1CB का स्टोरी याद है, मैंने बताया था। हाइड्रोजन हेलोजन दो जाना तय है, ठीक है। पहले हेलोजन गया, कार्बोकेटायन बना, फिर हाइड्रोजन गया E1, दोनों साथ में गया। पहले हाइड्रोजन गया, कार्ब एनायन बना, कंजुगेट बेस, फिर हेलोजन गया, E1CB। तो जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, पुअर लिविंग ग्रुप मतलब इसको जल्दी लीव करने का टेंडेंसी नहीं है। अगर इसको टेंडेंसी नहीं है, जल्दी नहीं जाना चाहता, लेकिन बेस तो स्ट्रांग है, मरा जा रहा है H+ के लिए, तो बेस रुकेगा नहीं। बेस यहां से H+ निकाल देगा, यहां से भी H+ निकाल देगा, अल्फा बीटा बीटा। बेस के पास दो बीटा हाइड्रोजन का ऑप्शन है, बेस रुक ही नहीं रहा है, ये जल्दी जाना नहीं चाहता, बेस वहां H+ चाहता है, दोनों साथ में नहीं जाएगा। बेस पहले क्या करेगा, बीटा कार्बन से H निकाल ही देगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, सॉरी कार्बेनायन बन जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखे, अगर ये फैक्ट याद रखोगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ E1CB, इस केस में क्या हुआ, एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन यहां भी तुम ले लो, फ्लोरीन लिया है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना बच्चे, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, अब ये क्या करेगा पता है, NaNH2 या एल्कोहलिक KOH, यहां से H हटा देगा और बना देगा एनायन, कॉन्जुगेट बेस। चूंकि फ्लोरीन वेरी पुअर लिविंग ग्रुप है, तो पहले कार्बेनाइन बन ही गया, और इस केस में अगर ये वाला H गया तो ये वाली कार्बेनाइन बनेगी, बताओ। अरे ये सुनो, जितना बीटा कार्बन है ना, सबसे H हटाओ, कार्बेनाइन बनाओ। लेकिन ये कब करना, जब लिविंग ग्रुप क्या हो, पुअर हो। गुड टू गो। अब यहाँ पे देखो, ये ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। ये क्या है, लेस स्टेबल है। समझे बात को? अगर ऐसा है तो क्या, ऐसा है तो क्या, बताओ, बोलो। अगर ये ज्यादा स्टेबल है बच्चे, तो अब हीट के प्रेजेंस में देखो, इसको तो निकलना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पहले नहीं जा रहा था, साथ में नहीं जा रहा है, लेकिन अब हीट के प्रेजेंस में कौन सा ब्यूटीन बनता हुआ दिख रहा है आपको, इसीलिए ये मेजर है। और यहां पर भी कार्बेनाइन बनने के बाद अगर लिविंग ग्रुप जाए, हेलोजन जाए, तो उसको E1CB बोलते हैं। ये माइनर है। पूरा मैकेनिज्म क्लियर कर दिया, देख लो। जानते हो अल्कीन की स्टेबिलिटी देखोगे तो जो लेस स्टेबल अल्कीन है वो मेजर है, लेस स्टेबल अल्कीन मेजर है। नहीं, 1 ब्यूटीन लेस स्टेबल होगा ना बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, 1 है, नहीं 2 है, और 2 ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन 6 है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर सेम E2 का ही बेस हो, सेम E2 का बेस हो, लेकिन लिविंग ग्रुप पुअर हो,
तो यहां भी वही करना है, जितना भी बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन हटा हटा के हर तरह का अल्कीन बनाने हैं, लेकिन यहां मेजर किसको बोल देना है? E1 CB की स्टोरी क्या है मैं बता दूं, यहां स्टोरी लिख देता हूं। इसकी स्टोरी है लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन से H एंड अल्फा कार्बन से X रिमूव करो। बस इतनी ही स्टोरी है, हो गया, बस काफी है। क्या लिख दिया मैंने? लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन से H और जो अल्फा कार्बन है उससे हेलोजन हटा के, है ना, रिमूव करो, एंड सी डबल बॉन्ड सी बिटवीन किसके बीच में बनाना है? लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन एंड अल्फा कार्बन, एंड सी डबल बॉन्ड सी फॉर्म्ड, सी डबल बॉन्ड सी फॉर्म्ड किसके बीच में? सी डबल बॉन्ड सी किसके बीच में बनेगा? अच्छा, E2 की स्टोरी होता ना तो ये यहाँ पे बस यही हो जाता, मोस्ट क्राउडेड बीटा से H। यहाँ हॉपमैन बनाना इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बोलो, 2-3 क्वेश्चंस देता हूं इसी पे। अभी कम से कम तुम्हारे बकेट लिस्ट में एक पुअर लिविंग ग्रुप का नाम आ गया है। इससे पहले एक और आया था OH। OH भी पुअर लिविंग ग्रुप हुआ करता था। OH लिविंग ग्रुप, एबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी सब सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं डिटेल में, है ना। सॉल्वेंट भी, पोलर प्रोटिक, एप्रोटिक, नॉन पोलर। अच्छा, ध्यान रखना, हॉफमैन एलिमिनेशन का ये पहला कंडीशन, अभी और भी कंडीशंस आएंगे, ठीक है। लिखा क्या है तक? लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन से H और अल्फा कार्बन से हैलोजन हटेगा। सेम क्वेश्चन अगर यहां पर इस टाइप का ही क्वेश्चन एक देता, मान लो यहाँ क्लोरीन है और KOH है अल्कोहलिक, और यहीं पर फ्लोरीन होता, अल्कोहलिक KOH होता, तो दोनों केस में मेजर बताना है। इस वाले केस में स्टोरी क्या बोल रहा है? जो भी बीटा है, देखो उधर स्टोरी लिखी हुई है। E2 की स्टोरी अभी लिखा नहीं था, लेकिन E1 CB का तो लिखा है ना। बताओ, अल्फा तो ये है बीटा, बीटा एंड बीटा। क्या स्टोरी है इवन जब भी पुअर लिविंग ग्रुप दिखे, क्या स्टोरी है? लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन से H। कौन सा बीटा कार्बन लीस्ट क्राउडेड है? बाहर वाला, यहां से H, यहां से फ्लोरीन, तो यहां मेजर प्रोडक्ट देखो ये बन गया। और E2 की स्टोरी क्या है? जो मोस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन, यहाँ मोस्ट क्राउडेड बीटा कौन है? ये वाली ना, और यहां से हेलोजन, क्या बन जाएगा? देखिए, बोलो, दिख रहा है? तो यहां पे हॉफमैन, यहां पे ना ये मेजर है, कैपिटल M लिख रहा हूं, मेजर, और यहां पे ये वाली माइनर है, स्मॉल m, और यहां ये वाली माइनर है। whenever there is poor living group and same living group, poor मतलब हेलोजन ही रहेगा, है ना, फ्लोरीन। एक और क्वेश्चन इसी में, अगर मान लो यहां फ्लोरीन है तब NaNH2 ले लो, चलो फ्लोरीन है, बताओ क्या होगा आंसर? अल्फा, बीटा एंड बीटा, कौन सा बीटा हटाना है?
देखो सेट जेब बन गया, सॉरी हॉपमैन, सीख जाओ यार प्लीज। पुअर लिविंग ग्रुप और सेम बेस जो E2 का था वही यूज कर रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन लिविंग ग्रुप पुअर कर दिया। मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, कार्ब एनाइनिक मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड E1CB, दैट इज कॉल्ड E1CB। तो अल्काइल हैलाइड में सिर्फ फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन सम अदर लिविंग पुअर लिविंग ग्रुप्स आर, वो भी लिख के रख लेना, है ना। सम अदर पुअर लिविंग ग्रुप्स आर, इसमें सबसे पहला तो फ्लोरीन तो है ही, दूसरा NR3+ बोल सकते हो। ये जो अभी संकेत पूछ भी रहा था, अभी ये बताने जा रहा हूं, है ना। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन। थर्ड तुम OH3+ या फिर OH भी ले सकते हो, ये भी पुअर पुअर ही होता है। OH2+, ये भी पुअर ही होता है। OR2+, ये सब पुअर है। लेकिन मैं बताऊं, E2 ऑफ RX में अभी जो पूरा डिस्कशन था इस पे नहीं था, इस पे था, सिर्फ फ्लोरीन पे, है ना। हम्म, हाँ है, लेकिन जो यहाँ पे है वो इतना ही पार्ट है ना सिलेबस में। मतलब हेलोजन जैसे क्लोरीन फ्लोरीन है ना, उसके रिस्पेक्ट में बहुत वीक है। OH और OH2+ में तो ये ज्यादा अच्छा है। इन दोनों में, इन दोनों में जैसे यहाँ पे अगर ऐसा पूछ ले कि कौन पहले निकलेगा, OH या OH2+, तो नो डाउट, लेकिन इससे भी बहुत पहले कौन निकलने वाला है, हैलोजन्स। लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, हैलोजन्स। OH2+ भी उतना, OH और OH2+ में OH2+ ज्यादा है, लेकिन हैलोजन्स और OH2+ में हैलोजन ज्यादा है। ठीक है, नाउ लिखिए, एलिमिनेशन इन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, इसी सेम टॉपिक में पुअर लिविंग ग्रुप वाले में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एलिमिनेशन इन टेट्रा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन। देखो, अगर ऐसा होता, देखो तो फ्लोरीन के जगह पे मैंने क्या लगा दिया है, 3 मिथाइल है नाइट्रोजन से, ट्राई मिथाइल अमोनियम, और फिर एक और ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रोजन से कौन से 4 ग्रुप लगे हुए दिख रहा है, 3 मिथाइल और एक ये बड़ा सा ग्रुप। यहाँ पे रिएजेंट ना अल्कोहलिक KOH वगैरह नहीं होता, जनरली वाटर एंड हीट होता है, सॉरी OH- एंड हीट। अल्कोहलिक KOH भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा है, रिएजेंट जनरली NaOH इन हीट, KOH इन हीट लिखा रहता है। अगर आपको टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन दिखे और बेस एंड हीट दिखे, फिर से वही रूल, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन जैसा ही है, बीटा क्या करना है, जो भी उधर लिखा था वही बताओ, कौन सा बीटा, फिर से ये अल्फा है, अरे ये फ्लोरीन का ही औकात है इसका, लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन से H, इसका मेजर प्रोडक्ट ये हो जाता है। संकेत समझ में आ रहा है क्या करना है, फिर से यहाँ पे अगर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन दिखे, है ना,
तो आपको लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन से H, और मैकेनिज्म भी E1CB ही है इसका। पहले यहां से H गया, यहां नेगेटिव आया, फिर वो ट्राइमिथाइल एमीन को निकाला। मैकेनिज्म का अगर बात करो तो पहले OH माइनस ने H प्लस निकाला, है ना, OH माइनस आके लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन से H निकाल के वाटर बनाया। कैसा एनायन बन जाएगा, ये वाली, और यह नाइट्रोजन से 3 मिथाइल है। देखो तो सबसे पहले OH माइनस लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन से H निकाल देगा, कार्बन आयन बन गया। अब यहाँ पे हीट वगैरह के प्रेजेंस में देखो ट्राइमिथाइल एमीन निकल गया, और प्रोडक्ट इज हॉफमैन, प्रोडक्ट इज हॉफमैन। ये वाला पार्ट भी आपके सिलेबस में नहीं है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन का एलिमिनेशन कहीं भी एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह में तो पूछ लेते हैं। हॉफमैन सिखाने के समय ये पूछ लिया जाता है। देखो आपने प्रॉमिस किया आधे घंटे एकदम बात नहीं करना है, तो शांत बैठ। हाँ, डाउट पूछ। हाँ क्या, कौन कौन? OR2 ही बोलो ज्यादा अच्छा। OR2 तो हमेशा ज्यादा अच्छा होगा, प्लस वाला है। उसमें भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, फ्लोरीन और एक ये वाला पार्ट। ये भी नहीं पढ़ा है तो चल जाएगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, पढ़ा देता हूं। कंसेप्ट देखो, यहाँ क्या कंसेप्ट बैठाना, नाइट्रोजन से जो 4 ग्रुप होंगे, मान लो यहाँ पे ऐसा होगा, नाइट्रोजन से 4 ग्रुप होगा। देखो अगर आपको नाइट्रोजन से 4 ग्रुप कनेक्टेड दिखे, आप इसको पास करा दो OH माइनस हीट से, तो स्टोरी क्या है समझो। R1 R2 R3 R4 में सबका वो कार्बन जो नाइट्रोजन से जुड़ा है वो तो अल्फा है, सभी का वो कार्बन जो नाइट्रोजन से जुड़ा है वो क्या है, अल्फा है। अब सभी का बीटा कार्बन ढूंढना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि सबके पास बीटा कार्बन होगा। जैसे इस वाले केस में देखो, नाइट्रोजन से 4 ग्रुप कौन कौन सा जुड़ा है, 3 मिथाइल, तीनों मिथाइल के पास एक ही कार्बन है, सिर्फ अल्फा ही है। अरे ऐसा नो, नाइट्रोजन से जो 4 कार्बन जुड़ा है उसमें से इधर 3 मिथाइल है, तो बीटा तो है ही नहीं इधर। यहाँ बीटा का 2 ही ऑप्शन था इस R4 के पास, बीटा का 2 ही ऑप्शन था इस R4 के पास, बस इधर इधर और एक ही। सारे बीटा कार्बन का ऑप्शंस को चूज करो, जो लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन होगा वहां से H हटा देना। जैसे एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे ग्रुप डिफाइन कर देता हूं। चलो R1 के जगह पे मान लो ये ले लिया, R2 के जगह पे मिथाइल ले लिया, मान लो ये सारे ग्रुप है, यहां प्लस है, R1 R2 सब डिफाइन कर दिया मैंने, सारे के सारे डिफाइन कर दिए। इस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन से मैं स्टोरी समझा दूंगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन करूंगा नहीं, सिलेबस में है नहीं, इसलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझना है आपको। पहले तो क्या दिख रहा है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन और OH माइनस बेस दिख रहा है, मतलब ये एलिमिनेशन का सवाल है। हीट भी है। अल्फा कौन कौन सा है, अल्फा 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 अल्फा, बीटा बीटा बताओ। यहां पे बीटा एक ही है, यहां पे बीटा का 2 ऑप्शन है बच्चे, यहां पे बीटा का 1 ऑप्शन है, यहां तो बीटा का ऑप्शन भी नहीं। अगर ये क्वेश्चन आ गया, बोलता है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट या विच एल्कीन इज गोइंग टू मेजर प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन आके ना तुम्हारा ऑप्शन इस तरह से सेट कर सकता है कि इथीन हो सकता है ना, आइसोब्यूटीन हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर एक और ये प्रोडक्ट हो सकता है।
इसमें से पूछ देगा, ये कंपाउंड देके आपसे बोलेगा मेजर प्रोडक्ट बताइए। स्टोरी क्या बोला जाता है, स्टोरी क्या होगी इसकी? अल्फा सब जगह नोट कर लिया। अब मुझे बताओ कौन से बीटा कार्बन पे नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि होना है तो कार्बोनाइक मैकेनिज्म से। विच बीटा कार्बन कैन टॉलरेट नेगेटिव चार्ज इजिली? अगर यहां नेगेटिव लाएंगे 1 डिग्री कार्बन आयन, और इधर से कुछ सपोर्ट नहीं है, यहां तो बीटा है ही नहीं। इधर इधर बताओ, यहां नेगेटिव लाएंगे 3 डिग्री कार्बन आयन, अरे ऐसा नो। यहां नेगेटिव लाएंगे 1 डिग्री, बढ़िया, 2 1 डिग्री मिल गया। यहां नेगेटिव लाएंगे 3 डिग्री, ये भी गया। मतलब अगर मुझे ऑप्शन चूज करना पड़े तो इन दोनों पे नेगेटिव ला सकते हैं। अब चलो इन दोनों में एक चूज करो, यहां नेगेटिव है, यहां डोनर ग्रुप है, यहां नेगेटिव है, इधर कुछ भी नहीं है। तो एकदम शॉर्टकट क्या है बच्चे, जब भी आपको टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, फिर से बोल रहा हूं, एक ही सवाल में सीखना है, मैं ऐसा 10 सवाल नहीं देने वाला है, नहीं सिलेबस में, एक सवाल में सीखो। जब भी आपको टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन मिले, सभी जो जो भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है, उसके एडजेसेंट वाला बीटा है। हर बीटा को नोट कर लो, जिस बीटा पे नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वहां से H, और अल्फा से ये रिश्ता तो टूटेगा ही। अल्फा से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डिटैच होगा और बीटा से CH बॉन्ड डिटैच होगा, यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहां नेगेटिव, जैसे यहां नेगेटिव आया, वो नेगेटिव क्या करेगा, यहां पे बॉन्ड बना के इस पूरे पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बना देगा। कहां पाई बॉन्ड बना, नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे हो रहा है, ये पूरा पार्ट फ्लोरीन जैसा पार्ट है। नेगेटिव आया, फिर वो हौले से नाइट्रोजन को निकाल दे। सो मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, अदर प्रोडक्ट भी बनेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं बनेगा, लेकिन मेजर क्या। सो क्या स्टोरी है, संकेत बता दे, तुम ही इसका एक्सपर्ट बन जल्दी। लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन से H और अल्फा कार्बन से N हटाओ। अल्फा कार्बन से जब N हटेगा ना बच्चे, वो N 3 अल्काइल के साथ हटेगा। इन सब में बताओ R1 R2 R2 R3 में कौन से अल्कीन बनाएंगे, कौन से पार्ट से अल्कीन बनाएंगे? R1 R2 R3 R4 में वो अल्काइल ग्रुप जिसके पास लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन होगा, वहां से H, और ये इसमें से कोई भी बॉन्ड तो टूट ही जाएगा। बोलो सीख गए, यस नो? ठीक है, आप चाहो तो लिख लो खुद से स्टोरी, मैं नहीं लिखा रहा। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, नाउ condition for Hoffman elimination is nothing but condition for even CB also. कोई बोले what is condition for even CB, बोलना पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। what is condition for Hoffman elimination, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दोनों सेम बातें हैं, आ रहा है समझ में? बोलिए, ठीक है। डन, नाउ आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन, चलो इसमें फाइनल एक क्वेश्चन कर लो, फाइनल। बताओ, प्लीज सीख जाओ यार। प्लीज सीख जाओ। वेरी गुड। अल्फा 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 अल्फा, बीटा
बीटा, बीटा का बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा बीटा सही लग रहा है आपको? हाँ हाँ, यहाँ नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ से H और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड। ये सही बोल रहे हो, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल। क्राउडिंग का समझ गए? तो मेजर प्रोडक्ट विल बी, यहाँ भी क्या, ये थी, ठीक है। ओके, नाउ लिखो कंडीशन फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन में पहला क्या था? पुअर लिविंग ग्रुप। कंडीशन फॉर इवन सीबीपी पहला क्या था? पुअर लिविंग ग्रुप। दूसरा लिखो बल्कि बेस। अगर आप बल्कि बेस यूज करते हो तो भी चांसेस है इवन सीबी होगा, मतलब हॉफमैन होगा। इफ यू यूज बल्कि बेस, ज्यादा चांसेस है क्या होने की? बल्कि बेस में जो नाम आता है बच्चे, इससे ज्यादा तो आज तक देखा ही नहीं गया। टर्सरी बिटॉक्साइड आता है, लेकिन कभी कभी तुम ऐसे भी बल्कि बेस यूज कर सकते हो, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन एंड हीट। चाहो तो ट्राई इथाइल एमाइन भी यूज कर सकते हो। हालांकि सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। टर्सरी बिटॉक्साइड आयन, शॉर्ट में ना इसको TbO- ऐसे भी लिखते हैं, TbO-, बी कैपिटल रख लेना है, BuO-, टर्सरी बिटॉक्साइड आयन। दिस इज ऑल्सो नोन एज बल्की बेस। हाँ, यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट अच्छा लिखा, ये वाला पूरा पार्ट लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड। ये पूरा पार्ट लिविंग ग्रुप, यहाँ से H और ये पूरा पार्ट हटा, ठीक है। मैं देखा ना सर्कल किया तो सही है, अच्छा है, समझ रहे हैं। डन। देखिए, पता है अगर लिविंग ग्रुप पुअर नहीं है लेकिन बल्कि बेस है, यही बातें नहीं, इधर देख, अगर आप सिंपली NaNH2 यूज करते हो और यहां पे आपने टर्सरी बिटॉक्साइड यूज कर लिया, क्या अंतर हो जाएगा? देखो देखो, लिविंग ग्रुप पुअर तो नहीं है, अभी भी लिविंग ग्रुप पुअर नहीं है। यहाँ पे स्मॉल साइज बेस है, अल्फा बीटा, बीटा एंड बीटा। अगर स्मॉल साइज बेस है और गुड लिविंग ग्रुप है तो E2 ही सोचना है। और E2 की स्टोरी क्या थी? मोस्ट क्राउडेड, बीटा कार्बन से H और अल्फा कार्बन से हेलोजन। तो यहां मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, देखो, और थोड़ा बहुत माइनर में ये बन जाएगा, हो सकता है 80%, 20% ऐसा। लेकिन होता क्या है, जब आप
अल्काइल हैलाइड यूज करते हो श्रीधर, जब आप अल्काइल हैलाइड यूज करते हो और बल्कि बेस यूज करते हो, अल्काइल हैलाइड में भी पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अगर आप बल्कि बेस यूज करते हो तो ये जो सेकेंडरी बीटा कार्बन है उस पे नहीं पहुंच पाता, ये यहां पहुंचता है। ये बेस ना क्राउडिंग की वजह से इन दोनों पे नहीं पहुंच पाता, ये तुरंत यहां से एच निकालता है। तो यहाँ पे चीजें देखो बदल जाती है, मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन हो जाता है, और हो सकता है मैकेनिज्म भी बदल गया इवन सीबी के थ्रू हुआ। यहाँ पे देख ऐसे लिख देता हूं, CH2H, यहाँ पे भी H दिखा देता हूं, इधर भी H दिखा देता हूं, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। अगर NaNH2 है मतलब NH2 माइनस है, तब तो ये साथ में निकलता है, क्राउडिंग होती नहीं, जो क्राउडेड हाइड्रोजन है वहां तक इसकी अप्रोच हो जाती है। ये छोटा ग्रुप है ना, तो क्राउडेड हाइड्रोजन तक जो बीटा कार्बन है उसके हाइड्रोजन तक अप्रोच हो जाती है। लेकिन आप टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जब यूज करते हो, अब देखना यहाँ पे हेलोजन है और यहाँ पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज वेरी बल्की बेस। इस केस में वो यहां नहीं पहुंच पाता है, जो क्राउडेड बीटा कार्बन है पहुंच नहीं पाता, ऐसा नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत तो पहुंच ही जाएगा, 20% इसलिए बना है, यहाँ 80-20 लिख रहा हूं मैं। तो ये आसानी से, ये देखो ये आसानी से यहां पहुंच गया, इसको यहां जाने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन ये ना इस मिथाइल की वजह से एडजेसेंट में जाने में दिक्कत आ रही थी, तो ये आसानी से यहां पहुंचा। कहां पहुंचा ये, जो लीस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन है वहां। तो ये क्या किया, यहां से H निकाल ही दिया, यहां नेगेटिव आया, फिर हेलोजन जाएगा। हो सकता है इस केस में TS के थ्रू भी रिएक्शन नहीं हुआ, इवन CB के थ्रू हुआ। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपको अल्काइल हैलाइड दिखे, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दिखे, तो हॉफमैन मेजर बनाना। अल्काइल हैलाइड दिखे, अल्कोहलिक KOH या NaNH2 दिखे, या छोटा ग्रुप दिखे CH3O-, तो सेडजेफ मेजर बनाना। क्या कंसेप्ट है समझ, ये है सिलेबस में, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन था भी नहीं, लेकिन ये है सिलेबस में। अगर आपको अल्काइल हैलाइड दिखे और अल्कोहलिक KOH या NaNH2 या फिर मिथॉक्साइड इथॉक्साइड दिखे, छोटा बेस दिखे, तो सेटजेफल्कीन विल बी द मेजर। लेकिन आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दिख जाए, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन एंड हीट दिख जाए, ट्राई इथाइल अमाइन एंड हीट दिख जाए, तो आपको हॉफमैन बनाना है, सेटजेफ नहीं बनाना है। और देखो यहाँ लिविंग ग्रुप पुअर नहीं है, यहाँ इवन CB या हॉफमैन कराने का काम पुअर लिविंग ग्रुप का नहीं है, किसका काम है, बल्कि बेस का काम है। इधर पहुंच नहीं पाया ड्यू टू क्राउडिंग। क्लियर हो रहा है, ड्यू टू क्राउडिंग। ठीक है, जैसे इसमें एक और क्वेश्चन अगर करें, देखो अल्कोहलिक KOH, NaNH2, मेथॉक्साइड हीट, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, बताओ लिविंग ग्रुप। यहाँ पे तुम ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इवन फ्लोरीन भी रख देते हो तो दिक्कत नहीं था, लेकिन फ्लोरीन मत रखो, क्योंकि मैं एक ही कंडीशन ले रहा हूं, बल्कि बेस। पुअर लिविंग ग्रुप और बल्कि बेस दोनों साथ में नहीं ले रहे हैं। हम्म, इथॉक्साइड,
ओ CH3 वो पढ़ना ही नहीं है, वो उसमें जाओ ही नहीं, हेलाइट्स में ही रहो, ठीक है। हम्म क्या लग रहा है? मैंने क्या बोला बच्चे, ये सब कंफर्म E2 है, ये सब, तो ये H और ये Br ही जाएगा। इन सब में जो प्रोडक्ट है बच्चे, देखो मैं लिख देता हूं, इन तीनों में सेम प्रोडक्ट है, मेजर, बल्कि बेस है नहीं, ये सब बेस छोटे साइज का है, तो जो मोस्ट क्राउडेड बीटा कार्बन है वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सेट अल्कीन ही मेजर होता है। इसको ना यहाँ पहुंचने में बड़ा दिक्कत आएगी, ये सरफेस वाले हाइड्रोजन को हटा के यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट है ये, तो हॉफमैन बन गया। याद रख सकते हो क्या इस पार्ट को? अभी दिखेगा टैप टेस्ट में, माइनर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे ये सब। इस बार तो टैप टेस्ट में 60 ला सकते थे, लोगों ने लाया नहीं। नहीं, ENT वाला क्वेश्चन था ना बहुत सारे, कितने 4-5 सेम थे, सारे सेम थे। तो तेरे 60 आ गए टैप टेस्ट में। देखो वहां पे बेयर्स इज यूज्ड फॉर, तो ऑक्सीडेशन के लिए नहीं करते यूज, ऑक्सीडेशन होता है वो, लेकिन यूज फॉर लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ क्या, इसीलिए आंसर वहां पे था डबल बॉन्ड डिटेक्शन, ये अनसैचुरेशन, उस पर बहस कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन भी होगा, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जैसा है उसमें डबल बॉन्ड ही होगा। करने वाले अभी वही थर्ड केस वही है, इफ स्पेशली एसिडिक हाइड्रोजन, तो टाइम ही हो गया। अभी क्या है सेकंड लेक्चर? ठीक है कोई नहीं, कल जो है, अभी मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ ये श्योर है कि अगर संगर सर क्लास नहीं लेंगे तो 2 क्लास मैं ले रहा हूँ, एक शांतनु सर ले रहे हैं।